दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार एंड इंटरेस्टिंग पोएम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ऑफ मदर्स अमॉन्ग अदर थिंग्स बाय A.K. रामानुजन। तो चलिए पोएम में आगे बढ़ने से पहले पोएट के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों A.K. रामानुजन इनका पूरा नाम अतिपति कृष्ण स्वामी रामानुजन था और इनका जन्म जो है वो 16 मार्च 1929 मैसूरू में हुआ था। वो एक इंडियन पोएट के साथ ही साथ इंडियन लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स के स्कॉलर रह चुके हैं और साथ ही साथ शिकागो यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर भी रह चुके हैं। उन्हें उनकी डेथ के बाद 1999 में साहित्य अकादमी अवार्ड भी रिसीव हुआ था उनके द कलेक्टेड पोएम्स के लिए। उनकी और भी कुछ फेमस राइटिंग्स है जैसे कि सेकेंड साइट, सिलेक्टेड पोएम्स, द स्ट्रीडर्स एक्सेट्रा। और लास्टली उनकी डेथ जो है वो 13 जुलाई 1993 शिकागो यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी। तो दोस्तों ये तो हमने बात की हमारी पोएट के बारे में। अब हम थोड़ा बहुत हमारी पोएम के बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाए इस पोएम के बारे में तो आपको इस पोएम के मल्टीपल इंटरप्रिटेशन जगह जगह देखने को मिल सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन रीडर कि वो इस पोएम को किस तरह से समझते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ इस पोएम के बारे में तो पोएट अपनी माँ के बारे में इस पोएम के द्वारा बात कर रहे हैं और उन्हें ट्री एंड ईगल जैसी चीज़ों से वो कंपेयर करके उनकी कंडीशन हमें समझाने की कोशिश करते हैं। पोएट कहते हैं कि मेरी माँ जब जवान थी तब वो किसी पेड़ की तरह थी, बिल्कुल कोमल और नाजुक और हरी भरी थी। लेकिन जब आज मैं उन्हें देखता हूँ कि वो बूढ़ी हो चुकी है तब वो एक सूखे पेड़ की तरह लगती है जो कि कमज़ोर हो चुकी है। पोएट अपनी माँ के फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बात करते हुए बताते हैं कि अब वो बूढ़ी हो चुकी है जिसकी वजह से उनको छोटे छोटे काम करने के लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो चलिए इसे और भी अच्छे से समझने के लिए हम इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन आज देखने वाले हैं और जिसकी मदद से हम इस पोएम को आज कंप्लीटली अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस पोएम की हमारी सबसे पहली दो लाइन्स है, आई स्मेल अपॉन दिस ट्विस्टेड ब्लैक बोन ट्री द सिल्क एंड वाइट पेटल ऑफ माई मदर्स यूथ। तो यहाँ पर पहली दो लाइन्स में पोएट अपनी माँ को एक ट्री से कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि मैं इस मुड़े हुए काले पेड़ पर अपनी माँ की जवानी भरे दिनों को महसूस करता हूँ। दोस्तों ट्विस्टेड ब्लैक बोन ट्री यहाँ पर बताया गया है। वैसे ब्लैक बोन ट्री कोई ट्री होता नहीं है बट यहाँ पर जो है वो माँ की छवि रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ब्लैक बोन ट्री का यूज़ करके दिखाया गया है, यानी कि काला और मुड़ा हुआ यानी और मुरझाया हुआ पेड़। तो इस तरह से बताने की यहाँ पर कोशिश की गई है। ट्विस्टेड का मतलब होता है जो चीज़ मुड़ चुकी है उसे कहा जाएगा ट्विस्टेड, यानी कि यहाँ पर आप जो है वो मुरझाया हुआ इस तरीके से भी समझ सकते हो। और यहाँ पर जो वर्ड बताया गया है स्मेल, तो यहाँ पर स्मेल यानी कि सूंघने से मतलब नहीं है, स्मेल यानी कि महसूस करना। तो यहाँ पर जो है वो पोइट ये कहते हैं कि इस ट्विस्टेड ब्लैक बोन ट्री को जो है मैं देखकर अपनी माँ की जवानी भरे दिनों को जो है वो महसूस कर पाता हूँ। अब पोइट जो है वो अपनी माँ की जवानी भरे दिनों को जो है वो इस पेड़ को देखकर कैसे महसूस कर पाते हैं। तो पोइट क्या कहते हैं कि जब मेरी माँ जवान थी यानी कि अपने जवानी के दिनों में जो है वो मेरी माँ सिल्क एंड वाइट पेटल जैसी थी। सिल्क जैसा कि आपने सिल्क देखा होगा बहुत ही वाइट होता है, मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है। उसी तरह जो है वो मेरी माँ भी बहुत ही ज़्यादा नाजुक मुलायम थी। और वाइट पेटल यानी कि सफ़ेद पंखुड़ी, फूलों की जो पंखुड़ी होती है उसे कहा जाएगा पेटल। तो उस तरह से जो है वो मेरी माँ की जो स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थी और वो बहुत ही ज़्यादा वाइट थी। लेकिन अब इस मुरझाए हुए पेड़ को देखकर मुझे मेरी माँ की जवानी वाले दिन याद आते हैं, क्योंकि किसी दिन ये पेड़ भी हरा भरा हुआ करता था जो कि अब ट्विस्ट हो चुका है, यानी कि मुड़ चुका है, मुरझा चुका है और काला पड़ चुका है। वैसे ही मेरी माँ भी अब बूढ़ी हो चुकी है और कमज़ोर हो चुकी है और बुढ़ापे के मारे जो है वो झुक चुकी है, यानी कि हर काम करते समय उसे स्ट्रगल फेस करना पड़ता है क्योंकि वो बुढ़ापे की वजह से जो है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है, ट्विस्ट हो चुकी है। ट्विस्ट का यहाँ पर क्या मतलब है कि ट्विस्ट यानी कमज़ोर हो जाना। तो अगर ट्री के बारे में देखें तो ट्विस्ट यहाँ पर होता है मुरझाना यानी कि मुड़ जाना। और अगर माँ से कंपेयर करें तो यहाँ पर बताया गया है कि मेरी जो माँ है, पोएट कहते हैं कि मेरी जो माँ है वो अब कमज़ोर हो चुकी है, वीक हो चुकी है। देन हमारी नेक्स्ट लाइन्स हैं, फ्रॉम हर ईयरिंग्स 3 डायमंड्स स्प्लैश अ हैंडफुल ऑफ नीडल्स। यानी कि अब पोइट क्या कहते हैं कि मेरी माँ जो है वो ईयरिंग्स पहना करती थी जिसमें कि 3 डायमंड्स थे यानी कि 3 हीरे थे।
स्प्लैश अ हैंडफुल ऑफ नीडल्स यहाँ पे बताया गया है, यानी कि उन इयररिंग्स में से जो है वो हैंडफुल यानी कि मुट्ठी भर जो है वो नीडल्स निकल रही होती थी। अब यहाँ पर बताया गया है कि नीडल्स निकल रही होती थी, लेकिन सच में कोई नीडल्स नहीं निकलती थी, यानी कि सच में कोई सुइयाँ वहाँ से इयररिंग्स में से नहीं निकल रही होती थी। पोएट जो है वो यहाँ पर एक इमेज इंटरप्रेट करना चाहते हैं। पोएट जैसे समझाना चाहते हैं कि आपने बहुत बार देखा होगा कि कोई डायमंड है, तो उस डायमंड को ज़रा ध्यान से देखिएगा। जब आप उस डायमंड पर कोई लाइट डालते हो तो डायमंड का जो अंदर का पार्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्प्लैश करता है, यानी कि चमकता है। और वो जो चमक है वो आपको इस प्रकार से दिखेगी, मानो मानो डायमंड में से जो है वो बहुत सारी सुइयाँ जो है वो नीडल्स जो है वो बाहर की तरफ निकल रही है। यानी कि उसकी जो रोशनी है वो बहुत ही ज़्यादा आपको तीखी-तीखी नज़र आएगी, बिल्कुल नीडल्स की तरह। तो पोएट यही बता रहे हैं कि मेरी माँ के इयररिंग्स में जो है वो 3 डायमंड्स थे और ऐसा लगता था मानो उन डायमंड्स में से कोई नीडल यानी कि सुइया जो है वो बाहर आ रही है। क्योंकि वो डायमंड जो है वो यानी कि वो इयररिंग्स जो है वो स्प्लैश होते थे, यानी कि चमकते थे, और ऐसा ही कुछ जो है वो उसमें से नज़र आता था। And I see my mother run back from rain to the crying cradles. यानी कि पोएट कहते हैं कि मैं अपनी माँ को बारिश से क्रैडल की तरफ, यानी कि जो बच्चों का पालना होता है, जो बच्चों का झूला होता है, उसकी तरफ अपनी माँ को भागते हुए देखता था। दोस्तों, यहाँ पर हम रेन का अगर अल्टरनेटिव इंटरप्रिटेशन निकालें तो इसमें जो है वो रेन को एज अ डिफ़िकल्टी भी यहाँ पर बताया जा सकता है। यानी कि रेन को एज अ हम लाइफ में आने वाली डिफ़िकल्टीज़ प्रॉब्लम के रूप में यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि मेरी माँ की लाइफ में जितनी भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी, चाहे फिर वो कुछ भी हो, कितनी भी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ क्यों ना हो, प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, लेकिन वो सारी डिफ़िकल्टीज़ को एक तरफ छोड़कर मेरी माँ उस बच्चे की तरफ भागते हुए आती थी। यानी कि डिफ़िकल्टीज़ होते हुए, प्रॉब्लम्स होते हुए, उन सारी चीज़ों को भूलकर सबसे पहले जो है वो उस परेशानी को भूलकर हमें सँभालने वो आती थी। यानी कि मैंने मेरी माँ को जो है वो बारिश से भागकर जो है वो पालने की तरफ, यानी कि झूले की तरफ, बच्चे के झूले की तरफ जो है वो आते हुए, भागते हुए देखा है। इस तरह से जो है वो पोएट यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं। Then the rain stack and sew with broken threads the rags of the tree tassel light. अब यहाँ पर पोएट क्या कहते हैं कि ये जो बारिश है वो मानो पेड़ से होकर गुजरने वाली किरणों को, यानी कि जो सन की लाइट होती है उसको सिल रही है। तो दोस्तों, रेन स्टैक एंड सिव का मतलब समझते हैं सबसे पहले। तो सिव का क्या मतलब होता है? सिव का मतलब होता है सिलना। और अब अगर अगर आपको मैं टैग का मतलब समझाऊँ तो आपने कभी कभी देखा होगा कि जो लोग सिलाई करते हैं तो वो उस कपड़े को स्टेबल रखने के लिए, यानी कि उस कपड़े को जो है वो एक जगह रोके रखने के लिए जो है वो जगह जगह पिंस लगा दिए जाते हैं वहाँ पर। ओके, क्योंकि वो कपड़ा ताकि वहाँ से हिले नहीं, और वहाँ पर जो है वो एक सिलाई की मार्किंग हो जाती है, जिसे कच्ची सिलाई हम कहते हैं। उस तरह से जो है वो जो सिलाई करने वाले लोग होते हैं वो पिन लगा देते हैं जगह जगह पर, ताकि वो कपड़ा जो है वो एक जगह टिका रहे, स्टेबल रहे, ताकि वो कपड़ा हिल ना सके। तो उसे कहा जाएगा टैक। और सिव, मैंने बताया सिव का मतलब होता है सिलना, कोई कपड़ा सिलना। अब अगर रैग्स को समझे तो रैग्स का मतलब होता है कपड़ों के टुकड़े। कपड़ों के जो टुकड़े होते हैं, यानी कि जो फटे हुए कपड़े होते हैं, उसे कहा जाएगा रैग्स। और टैसल का मतलब होता है लटकना। तो यहाँ पर पोएट बताते हैं कि ये जो बारिश है, वो जो पेड़ से होकर गुजरने वाली किरण है उसको मानो सिल रही है। यहाँ पर ब्रोकन थ्रेड्स जो है वो बारिश को बताया गया है। क्योंकि आप देखिएगा कि कभी-कभी जो बारिश है वो टुकड़े-टुकड़े होकर बरसती है। यानी ऐसा लगता है मानो बारिश का पानी कोई धागा है और वो टुकड़ों में बरस रहा है, और वो पानी पेड़ से होकर गुजरने वाली टैसल, यानी कि लटकने वाली लाइट को मानो सिल रहा है, यानी कि सिलने का काम कर रहा है। इस तरह से जो है वो यहाँ पर पोएट ने जो है वो समझाने की कोशिश की है। But her hands are a wet eagle's, two black pink crinkled feet. यानी कि मेरी माँ जो है, मेरी माँ के जो हाथ है वो किसी गीले ईगल की तरह है। यानी कि आप देखिए कि जब भी कोई पक्षी, सिर्फ ईगल ही नहीं, कोई भी पक्षी आप देखिए, जब वो गीला हो जाता है तब वो उड़ नहीं पाता। उसके पंखों में जो है वो जान नहीं रहती, वो कमज़ोर हो जाता है। उसी तरह पोएट क्या कहते हैं कि मेरी माँ के जो हाथ है वो भी अब बुढ़ापे की वजह से जो है वो कमज़ोर हो चुके हैं। और सेकंड लाइन में क्या बताया गया है? टू ब्लैक पिंक क्रिंकल फीट। यानी कि जिस तरह ईगल के पैर जो है वो ब्लैक और पिंक कलर के होते हैं, लेकिन वो जो है वो उनमें सारों में जो है वो झुर्रियाँ होती है, यानी कि सिलवटें आपको दिखेंगी जगह जगह पर ईगल के पैर में। उसी तरह जो है वो मेरी माँ के पैरों में भी अब जो है वो झुर्रियाँ आ गई है, क्योंकि वो जो है वो बूढ़ी हो चुकी है। दोस्तों, क्रिंकल का मतलब होता है झुर्रियाँ आना, सिलवटें आ जाना, उसे कहा जाएगा क्रिंकल। तो आई होप आपको ये 2 लाइन क्लियर है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारी नेक्स्ट लाइन की ओर। वन टैलन क्रिपल इन अ गार्डन, ट्रैप सेट फॉर अ माउस। यानी कि टैलन क्या होता है? टैलन जो है वो पक्षी के पंजों को कहते हैं। जो उनका पैर होता है, पंजा होता है पक्षियों का, यानी कि बर्ड्स का, उसे कहा जाता है टैलन।
तो यहाँ पर जो अब है हमारे पोएट इस टैलेंट को जो है वो हमारी जो उनकी जो माँ है उस उनके पैरों से कंपेयर करते हैं और वो क्या क्या कहते हैं कि यहाँ पर बताया गया है कि मेरी माँ जो है वो एक बार जो है वो गार्डन में गई थी, यानी कि वहाँ पर जो लगाया गया माउस ट्रैप है उसमें जो है वो एक फँसे हुए पैर की तरह जो है वो मेरी माँ है। यानी कि अब जब कोई पक्षी का जो पैर है, जब किसी जाल में फँस जाए, तब वो जो है वो और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, वहाँ से निकल नहीं पाता है। तो उसी तरह की अवस्था जो है वो मेरी माँ की इस टाइम पे है। यानी कि अब वो जो बूढ़ी हो चुकी है, इस बुढ़ापे को जो है वो इस माउस ट्रैप से कंपेयर किया गया है कि जिस तरह एक पक्षी जब कोई ट्रैप में फँस जाता है, किसी जाल में फँस जाता है, तब वो कैसे कमज़ोर कमज़ोर हो जाता है। तो उसी तरह मेरी माँ भी जो है अब वो एक ट्रैप में फँस चुकी है, बुढ़ापे के ट्रैप में फँस चुकी है और वो भी जो है वो किसी यानी कि जाल में फँसे हुए पक्षी की तरह अब कमज़ोर महसूस करती है, यानी कि वो अब कमज़ोर हो चुकी है। Her saris do not cling, they hang, loose feather of a one time wing। यानी कि उसकी साड़ी यानी कि जो मेरी माँ के जो कपड़े हैं अब उसे फिट नहीं आते, वो चिपक के नहीं रहते बल्कि लटक जाते हैं, यानी कि हैंग हो जाते हैं। जैसे कि जब कोई बर्ड के पहली बार पंख आते हैं तो वो किसी ज़्यादा उड़ नहीं पाता है, उसको उड़ने की प्रैक्टिस नहीं होती है और साथ ही साथ वो अपने पंखों को जो है वो कंटिन्यूअसली गिराता रहता है, उसे जो है वो प्रॉब्लम होती है। तो उसी तरह अब मेरी माँ के जो कपड़े हैं वो उसे फिट नहीं आ पाते हैं, वो लटक जाते हैं। जैसे कि कोई फर्स्ट टाइम किसी बर्ड के शरीर पे जब कोई पंख आते हैं, उसी तरह जब वो कैसे लटक रहे होते हैं, वो उसका कोई यूज़ नहीं कर पाता, साथ ही साथ वो उड़ नहीं पाता और उन्हें गिराता रहता है। उसी तरह मेरी माँ की जो साड़ी है अब वो उनको चिपक कर नहीं आती, यानी कि उनको फिट नहीं आती, वो लटक जाती है और उनको लूज़ होती है। देन इसके बाद हमारा लास्ट स्टैन्ज़ा है, माई कोल्ड पार्चमेंट टंग लिक्स बाक इन द माउथ व्हेन आई सी हर फोर स्टिल सेंसिबल फिंगर्स स्लोली फ्लेक्स टू पिक अ ग्रेन ऑफ राइस फ्रॉम द किचन फ्लोर। यानी मेरी जो ठंडी जीभ है, यहाँ पर पोएट अपनी बात कर रहे हैं कि मेरी जो ठंडी जीभ है, कोल्ड पार्चमेंट से यहाँ पर क्या मतलब है, पार्चमेंट जो है वो यहाँ पर एक फ्लैट सरफेस को बताया गया है। तो उसे क्या कहा गया है कि मेरी जो कोल्ड पार्चमेंट टंग है, यानी कि जो सेंसलेस टंग है जिसमें कोई सेंस ही नहीं बचा अब, यानी कि वो जो है वो अपने मुँह में घूमने लग जाती है। बार्क यानी कि छाल, जैसे पेड़ की जो छाल होती है उस तरह जो है वो मुँह में यानी कि मुँह के अंदर के हिस्से में जो है वो घूमने लग जाती है। अब यहाँ पर इस इतनी लाइन से जो है वो पोएट क्या इंटरप्रेट करना चाहते हैं, यानी कि मैं जो है वो शॉक हो जाता हूँ। यानी कि मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता है जब मैं उसकी 4 उँगली यानी कि मेरी माँ की जो उँगलियाँ हैं 4 उँगलियाँ, वो रसोई के फ़र्श पर जो पड़ा हुआ चावल का दाना है, उसको उठाने के लिए मेरी माँ जो है वो धीरे-धीरे मुड़ते हुए जाती है और उस चावल को उठाती है। यानी कि इतना स्ट्रगल देखने के बाद जो है वो मैं बिल्कुल शॉक हो जाता हूँ। यानी कि उसकी 4 उँगलियों में अभी भी सेंसेस है, यानी कि उसकी 4 उँगलियाँ जो है वो अभी भी सेंसिबल है और वो इस तरह स्ट्रगल कर रही है कि उस पे उसे जो है वो फर्श पे पड़ा हुआ एक चावल का दाना उठाने के लिए भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है। यानी अब वो छोटी-छोटी चीज़ों के लिए स्ट्रगल फेस करती है क्योंकि अब वो बूढ़ी हो चुकी है, वो ज़्यादा काम नहीं कर पाती। तो यहाँ ये सारी चीज़ें जो है वो पोएम के ज़रिए जो है वो पोएट ने यहाँ पर बताने की हमें कोशिश की है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन यहाँ पर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये पोएम पसंद आई हो और अगर आपको ये पोएम पसंद आई है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज़ यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोज़ भी देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।